तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो एनवायरनमेंट का सेशन चल रहा है और केवल एनवायरनमेंट का नहीं, ये ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सभी के काम आएगा। आप चाहे वनडे एग्जाम दें, चाहे यूपीएससी का मेंस दें, प्रीलिम्स तो दूर की बात है, यूपीएससी का मेंस दें, ये सभी कुछ आपके काम आने जा रहा है। इस सेशन के अब तक मैं 4 या 5 वीडियो बना चुका हूँ। 4 या 5 अभी भूल गए, मैं ही भूल गया। 4 या 5 वीडियो हम लोग इस सेशन के बना चुके हैं। ये 5वां या 6ठा पार्ट है। तो इसमें हर पार्ट जो है एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहें तो इसके आपको शुरुआती पार्ट भी देने चाहिए। टाइटल वही है, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम लोग चलते चलते पिछले सेशन में या पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इकोसिस्टम पर। तो इकोसिस्टम में फूड चेन को हमने आपको बताया, और फूड चेन की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वो डिस्टर्ब होती है, किस तरह से और स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बारे में हम लोगों ने आपसे डिस्कशन किया। उसी डिस्कशन को अब आगे बढ़ाएंगे इस पार्ट में आपसे। तो जैसे कि फिर से एक हल्का सा मैं बता दूं आपको कि जहाँ पर भी कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, वो एक दूसरे पर तो असर डालते हैं, साथ ही साथ वो अपने एनवायरनमेंट या अपने परिवेश या परिस्थिति से भी लगातार संपर्क में रहते हैं। उससे कुछ लेते भी हैं, उससे कुछ देते भी हैं। इस तरह की व्यवस्था को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, लेकिन अभी भी इकोसिस्टम की जो सटीक परिभाषा निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है कि भोजन यानी कि ऊर्जा और पोषण। भोजन का मतलब ऊर्जा और पोषण। भोजन हेतु परस्पर खाद्य जाल से जुड़े, फूड चेन क्या थी मैंने अभी आपको बताया पिछले सेशन में, है ना। फूड चेन से जुड़े हुए हैं जैविक तत्व और अजैविक तत्व, यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। किसके लिए? भोजन के लिए। किस रूप में जुड़े हुए हैं? फूड चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। किसके लिए जुड़े हुए हैं? भोजन के लिए, यानी कि ऊर्जा के लिए। किस रूप में जुड़े हुए हैं? फूड चेन के रूप में। कौन जुड़े हुए हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व। ओके, ठीक है साहब, आपस में परस्पर खाद्य जाल से जुड़े ऐसे जैविक और अजैविक तत्वों का समूह जो अपने परिवेश से लगातार इंटरेक्शन करते हैं। एक चीज मुझे यहाँ जरूर लिखनी चाहिए थी कि जो आपस में इंटरेक्शन तो करते ही करते हैं, इंटरेक्शन का मतलब लेन देन, जो आपस में इंटरेक्शन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपने परिवेश से भी लगातार तालमेल वो करते हैं। इस व्यवस्था को या इस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की सबसे सटीक जो परिभाषा ये है, जैविक और अजैविक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं फूड चेन से। किसके लिए? भोजन या ऊर्जा के लिए। ठीक है ना, आपस में क्रिया तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने आसपास का जो वातावरण है, परिवेश है, उससे भी क्रिया कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, चले आगे। तो ये फूड चेन की बात हो गई है। उसके बाद ये बायोम, एनर्जी सोर्स, हैबिटेट वगैरह की हम लोग बात कर रहे थे। आज उसकी बात हम करेंगे। अच्छा, अब आप देखें, सीधे हम आ जाएं इकोसिस्टम की डेफिनेशन या इकोसिस्टम क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, अब एक बात आती है बायोम, हिंदी में इसको कहते हैं जीवोम, और एक बात आती है हैबिटेट या पर्यावास या प्राकृतिक आवास। बायोम क्या है? आपको यहाँ बेटा विकास, यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है इस जगह पर? चलो इस जगह से बाहर निकलें। आप अपना वो हरिपुरा बोर जलाशय के आसपास चले गए, आपको चारों तरफ क्या दिख रहा है वहाँ पर? हरिपुरा डैम में आप चले गए, क्या क्या दिख रहा है आपको वहाँ? पत्थर, पेड़ पौधे, है ना। हाँ, और हाँ, घास फूस दिख रही है, और पानी दिख रहा है, मिट्टी दिख रही है ना। क्या क्या मिल रहा है वहां पर? वहां पर मिट्टी है, हवा, नमी, पानी तो है ही है ना, पेड़ पौधे, पत्थर। अच्छा, आप देखो हर जगह, अब नीचे नदी किनारे चले जाओ, वहां तो पत्थर नहीं मिलेगा ना, वहाँ इतने ऊंचे पेड़ पौधे भी नहीं है। जितने ऊंचे ऊंचे प्लांट्स आपको डैम किनारे दिखाई दे रहे हैं, नीचे उस नदी घाटी में आ जाओ, इतने ऊंचे प्लांट्स कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे ना। जैसी मिट्टी ऊपर है, नीचे वैसी मिट्टी नहीं है ना। ऊपर खूब सारे, ढेर सारे आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे इतने पत्थर नहीं है ना। अच्छा, ऊपर आप देखेंगे कि धान लहला रहा है, डैम के किनारे धान लहला रहा, लेकिन नीचे आपको देखेंगे रेत ही रेत दिखाई दे रही है। वहां पर पलेजें लगती हैं। पलेज समझते हो? पलेज समझते हो? तरबूज, खरबूज, इनकी जो बेल होती है उसे कहते हैं पलेज। समझ रहे ना। तो ये जो कुछ भी आपको किसी खास जगह पे दिखाई दे रहा है ना, वो ये बायोम या जीवोम। किसी खास स्थान पर मिलने वाले सभी कार्बनिक, अकार्बनिक तत्वों, उस स्थान पर मिलने वाले पर्यावरण के समूह को हम कहते हैं बायोम। जो कुछ भी मिलता है, किसी भी कोई इकोसिस्टम है ना, कोई इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो बायोम है। जैसे सवाना बायोम, मेडिटेरेनियन टी साइब बायोम, है ना, डेजर्ट बायोम। डेजर्ट में आपको क्या दिखेगा? ले देखे इमली के, खजूर के, बबूल के, खेजड़ी के पेड़, चारों तरफ रेती रेत, सांप बिच्छू छछुंदर, छोटी पोटी घास फूस। इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा ना। बिल्कुल साफ नीला आसमान, है ना, गर्म हवा,
रात में गर्म और शुष्क हवा, वो रात में वो दिन में गर्म और शुष्क हवा और रात में वही बर्फीली ठंडी हवा हो जाती है। तो वो उस जगह की खूबियाँ हो गई, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं बेटे बायोम या जीवोम। क्लियर? क्लियर है? बायोम या जीवोम क्लियर है ना? अच्छा, अब हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है उसका आवास, प्राकृतिक घर। अब जैसे ध्रुवीय भालू है, ध्रुवीय भालू कहाँ मिलेगा आपको? केवल ध्रुवों में मिलेगा। जहाँ पर भी ठंडा इलाका हो, दूर दूर तक ठंडा इलाका होगा, आपको ध्रुवीय भालू मिलेगा, है ना। जंगली गधा, जंगल उसका घर है ना, है ना। वाइल्ड एस सेंचुरी है भारत में, कहाँ पर? भारत में वाइल्ड एस जंगली गधा सेंचुरी कहाँ पर है भारत में? कच्छ के रण में, है ना। हाँ, वेरी गुड। तो गुजरात का जो कच्छ का रण है ना, उसको सर्वाइव करने के लिए सबसे अच्छी जगह है वो। उसी तरह से एक हिरन की नस्ल है हंगुल, कहाँ पर मिलती है? दाचीगाम नेशनल पार्क में ना। तो हंगुल हिरन का घर क्या हो गया? वो दाचीगाम, है ना। जंगली गधे का घर कहाँ हो गया? कच्छ के रण में। ध्रुवीय भालू बर्फीले इलाकों में। इसके अलावा बंगाल टाइगर बंगाल में, है ना, बंगाल टाइगर, है ना। चीता कहाँ से लाए हम? नामीबिया और अफ्रीका से। तो वो उनके रहने के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे मुफीद जगह है, वही उनका प्राकृतिक आवास क्षेत्र है ना। धान का प्राकृतिक आवास कौन सा है? मानसूनी प्रकार की जलवायु, है ना। धान का प्राकृतिक आवास कहाँ हुआ? मानसूनी प्रकार की जलवायु धान का। तो हैबिटेट ये टेक्निकल वर्ड है, हिंदी में इसको सही शब्द जो है इसका वो है पर्यावास। पर्यावास या प्राकृतिक आवास। गॉट इट? बायोम समझ गए, है ना। बायोम हो गया, जीवोम हो गया। और ये बायोम या जीवोम जिस जगह मिलता है वो उसका जो घर है, शायद आपकी समझ में ज़्यादा आ रहा है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उसे हम कहते हैं हैबिटेट या पर्यावास या प्राकृतिक आवास। ठीक। अब नेक्स्ट बात आई बायोमास। बेटे समझा ना? अब नेक्स्ट बात आई बायोमास। बायोमास को हिंदी में हम कहते हैं जैव भार। इधर थोड़ा सा बड़ा सा लिख देता हूं मैं। ओ मिट जा भाई, एक तो बारिश में, वो ठंड में ना इंक कहती है मुझे इससे प्यार हो गया भाई, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, ठीक है। तो बायोमास, जैव भार, क्या बोला जैव भार, है ना। विकास, धान के खेत में गए ना, तो धान के खेत में धान तो दिखाई दे रहा है आपको, प्लांट तो दिखाई दे रहे हैं, है ना। उसके अलावा जब एक तो देखो बिल्कुल शुरू में देखो आप, जब धान के खेत को हम तैयार करते हैं, गेहूं का खेत देखा बेटे, धान का नहीं दिखाओ, क्यों? धान के खेत में हर जगह पानी पानी कीचड़ वीचड़ होती है, तो शायद धान के खेत में ना गो। गेहूं तो हर जगह मिल जाता है। गेहूं का खेत मेरे ख्याल सभी ने देखा होगा, कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो सभी ने गेहूं का खेत देखा होगा, है भाई। गेहूं खेत देखा है? अच्छा, गेहूं का खेत तैयार हो गया, गेहूं खेत तैयार हो गया, बिल्कुल मिट्टी विट्टी बारीक बारीक जोत के पटेला वटेला लगा दिया, और उसके बाद हमने उसमें गेहूं बो दिया। अगले दिन आसिया उसमें घूमने गई, है भाई बिल्ली। अब बिल्ली अगले दिन उसमें घूमने गई, ना सांप दिखे, ना बिच्छू दिखे, ना केकड़ा दिखे, ना चूहा दिखे। चूहे के बिल भी बंद हो गए ना भाई, जुताई की हमने, चूहे के बिल बंद हो गए, कुछ ना दिखे। बिल्ली बेचारी भूखी प्यासी, पानी भी दिखाई ना दे, क्योंकि भाई आमतौर पर गेहूं के दिनों में पानी कम ही होता। अब बिल्ली क्या करे? कुछ नहीं मिल रहा। बिल्ली ने सोचा चलो 8-10 दिन इंतजार कर लेते हैं, लेकिन तब तक जान निकल गई भूख के मारे, है ना। देखो अब यहाँ पर एक इकोसिस्टम शुरू हो रहा है। यहीं पर बात आती है नया इकोसिस्टम और पुराना इकोसिस्टम, यही बताता चलूंगा। यहीं पर गेहूं का खेत आपने तैयार किया, है ना। अब 4-5 दिन बाद जब आप गए उसमें, 4-5 दिन आप गए, तो उसमें गेहूं के छोटे छोटे किल्ले, घास फूस के भी छोटे छोटे किल्ले आपको दिखाई देने लगे। इसके अलावा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आपको उसमें दिखने लगे। चिड़िया वड़ियाँ भी रहेंगी, गेहूं का बीज खाने आती हैं वो चिड़िया ना। बचपन में हम लोग की ड्यूटी होती थी ना, इधर घर वालों ने गेहूं बो दिया और हमें क्या ड्यूटी किया, हुर 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 हुर। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि हल से जमीन जोती जा रही है। या पुराने ज़माने की हैरो होती थी, मिट्टी पूरी तरह से बारीक नहीं हो पाती थी, डेलों में ऐसी गेहूं डाल देते थे। हाँ, वो डेलों के ऊपर ही दिखते थे गेहूं, है ना। डेलों के ऊपर ही गेहूं जगह जगह दिखते थे। अब उनको आसानी से चिड़ियाँ खा लेती थी। हम लोगों की जिम्मेदारी होती थी इनको भगाओ। तो कहाँ थे भाई इससे पहले, कहाँ थे? हाँ, हमने आपको गेहूं के खेत में बो दिया था, आपको गेहूं के खेत में नहीं बो दिया था, आपको गेहूं के खेत में भेज दिया था। आपको हमने गेहूं के खेत में भेजा। अब होता क्या है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वहाँ पर प्लांट्स बड़े होने लगे। प्लांट्स बड़े होने लगे तो तमाम तरह के कीड़े मकोड़े आपको वहाँ दिखाई देने लगे, है ना। प्लांट्स और बड़े होने लगे, उसमें गेहूं तो बड़ा हो ही रहा है, इसके अलावा और भी तमाम तरह की खरपतवार घास फूस वहाँ पर उग करके आ रही है। आपने खेत को पानी दे दिया, पानी देने के बाद उसमें खेत में और कीड़े मकोड़े पलने लगे, है ना। अब विकास आप ये बताओ, जिस दिन हमने गेहूं बोया उस दिन या उससे अगले दिन उस खेत में जैविक तत्व ज़्यादा थे, या 20-25 दिन बाद, महीने बाद जब हमने उसमें पानी दिया, सिंचाई की, हमने इरिगेट किया उसको, तब उसमें कीड़े मकोड़े घास फूस ज़्यादा थी? कब ज़्यादा थी? बाद में ना। हाँ, जब 1-आध महीने बाद। अब 2 महीने बाद फिर गए, वो कीड़े मकोड़े घास फूस और बढ़ गई ना।
फिर 3 महीने 4 महीने गुजरे तो और ज़्यादा बढ़ गया। अब आप उसको बड़े बड़े सांप भी दिखाई देंगे, उसमें बगुले भी दिखाई देंगे, सांप बिच्छू छछूंदर भी दिखाई देंगे, है ना, बिल्ली भी दिखाई देगी, उसमें भेड़िया भी, इन दिनों भेड़िए भी रहते हैं ना जंगल में, भेड़िए रहते हैं ना, हाँ भेड़िए भी रात को वाँव वाँव करते दिखाई देंगे, रात को भेड़िए भी दिखाई देंगे, है ना, रात में उसमें बंदर और लंगूर पता नहीं क्या क्या छुपने के लिए आ जाते हैं। ये सब जीवन तो है इनमें, सब इनमें जीवन है, इनमें सब में जीवन है। तो जब शुरू में आपने देखा तो उसमें जीवन के अवशेष बहुत कम थे, उसमें जीवन के अवशेष बहुत कम थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसमें तमाम तरह के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े प्लांट्स बढ़ते गए। वही है आपका बायोमास या जैव भार। ये जो मैंने लिखा ना जैव भार या बायोमास, वही है। तो जब इकोसिस्टम की शुरुआत होगी तो उसमें बायोमास कम होगा, जैसे जैसे इकोसिस्टम आगे ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे उसमें बायोमास बढ़ता जाएगा। अब यहीं पर एक वर्ड आता है प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, लेकिन मैं वहीं चलूंगा जिस समय वो आएगा ना वर्ड प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, उसी समय बात करूंगा उसकी। समझ गए ना? बायोमास यानी कि किसी इकोसिस्टम में या किसी फूड चेन में एक खास समय में खास एरिया में जितने भी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स या जैविक तत्व या जानदार चीज़ें जितनी मिलती हैं वो कहलाती हैं उस पार्टिकुलर एरिया का बायोमास या जैव भार। क्लियर है? आगे चलें, आप थक तो नहीं गए? ठीक है साहब। अब यही पर इसी से मिलता जुलता शब्द है जीवांश या ह्यूमस। जीवांश या ह्यूमस ये मृदा विज्ञान में खूब आता है, एग्रीकल्चर में खूब आता है। ह्यूमस या ये क्या है? सड़े गले जैविक पदार्थ, मिट्टी में मिले हुए सड़े गले जो जैविक पदार्थ होते हैं उन्हें ह्यूमस या जीवांश कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब परिवेश या बाह्य आवरण। अब इकोसिस्टम में परिवेश क्या होगा इस पर खैर बहुत डिस्कशन हो चुका पिछले सेशन में, लेकिन फिर से बता दें, आपके आसपास जो हवा मिट्टी नमी पानी सूरज की रोशनी गर्मी सूरज की जो मिल रही है उसे हम कहते हैं उसका परिवेश या एनवायरनमेंट। यही बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसे उसका परिवेश कहते हैं। अब यहां पर फिर से आ गया कोई भी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, इकोसिस्टम को हिंदी में परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। अब बात ये आती है कि इसके 3 मूल अंग हैं, 3 इसके बेसिक अंग हैं, 3 मूल अंग हैं। कौन कौन से? बायोम जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि एक खास जगह जहां पर जो कुछ ही मिलता है। दूसरा वो है किस जगह? हैबिटेट, यानी कि वो किस जगह पर, हैबिटेट प्लस बायोम, अभी मैंने बताया ना पूरा डिस्कस हो गया, हैबिटेट बायोम। और तीसरा एनर्जी कंपोनेंट्स, ऊर्जा घटक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोलर एनर्जी। कहते हैं ना इकोसिस्टम कोई भी परिस्थितिकी तंत्र मूल रूप से किसका प्रतिनिधि है, किसका रिप्रेजेंटेटिव है? 3 चीजों का रिप्रेजेंटेटिव है। एक बायोम यानी कि वहां पर जो कुछ मिलता है, हैबिटेट यानी कि वो है किस जगह पे, किस जगह पर मिलता है, और तीसरा उसको एनर्जी जिससे मिल रही है वो। इन तीनों चीजों का प्रतिनिधि है। इन तीनों चीजों के संगम या समन्वय से ही कोई इकोसिस्टम बनता है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई बायोम, और फिर मैंने एनर्जी सोर्स की बात हो गई, हैबिटेट, हाँ फिर से मैंने लिख दिया इसको, बायोम इकोसिस्टम क्या, हाँ मैंने लिखा है ये इकोसिस्टम की विशेषताएं। हम यहाँ क्या बता रहे हैं? किसी भी परिस्थिति तंत्र या इकोसिस्टम की खूबियां या विशेषताओं की हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो कोई भी इकोसिस्टम है उसकी विशेषताएं क्या हैं कि ये बायोम, एनर्जी सोर्स और हैबिटेट का रिप्रेजेंटेटिव या उसका प्रतिनिधि है। 3 चीज़ों का ये प्रतिनिधि है, किसी जीवोम का, किसी एनर्जी सोर्स का और किसी हैबिटेट का, खास किस्म के इन तीनों चीज़ों का ये प्रतिनिधि है। ठीक है, अब फिर मैंने लिखा व्यवस्थित, यहाँ पर मैंने लिखा है ये व्यवस्थित। अभी जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था ना, जैसे अपनी क्लास का ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग अंग हैं। मैं भी हूँ, मैं भले इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो सकता हूँ, लेकिन आप भी हैं, कैमरामैन भी है, लाइटिंग्स वाले भी हैं, है ना, और इसमें स्क्रिप्ट बनाने वाले, स्क्रिप्ट को तैयार करने वाले, बोर्ड की देखभाल करने वाले, इसको खोलने वाले, बंद करने वाले सब हैं, एडिटर, अपलोडर सब हैं, सभी सिस्टम का अंग है। सभी मिलजुल कर काम करेंगे, भले ही मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन सभी मिलजुल कर काम करेंगे तभी काम बढ़ेगा आगे, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं ही चला गया यहाँ से तो व्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप में से कोई 1 या 2 काम ठीक से ना करें तो भी दिक्कत आ जाएगी, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो उसी तरह से एक इकोसिस्टम है, उसके अलग अलग घटक हैं, घटक माने कंपोनेंट्स, हिस्से, है ना, उसके अलग अलग पार्ट्स है, जैविक और अजैविक घटक और एनवायरनमेंट। तो जैविक घटक, अजैविक घटक और एनवायरनमेंट, ये तीनों हिस्से हैं। अगर इसके किसी भी अंग में गड़बड़ी हो गई, किसी भी तरह की गड़बड़ी हो गई, एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, जैसे कोरल ब्लीचिंग क्या होती है ना, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए तो कोरल ब्लीचिंग होने लगती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलने लगी या बहुत कम मिलने लगी, है ना। या मान लीजिए जैसे तालाब है ना, तालाब में एक खास किस्म की मछली बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसको खास किस्म का खाना चाहिए, उसने चट्ट कर दिया, दूसरी मछलियाँ खत्म हो गई, मामला गड़बड़ हो गया।
तो उसी तरह जैसे धान का खेत है, आपके खेत में चूना ज़्यादा हो गया, भाई पोषण मिल रहा, चूना बहुत ज़्यादा हो गया, छुट्टी, है ना। बाढ़ आ गई, अति से ज़्यादा पानी मिल गया, छुट्टी हो गई। सूखा पड़ गया, छुट्टी हो गई, धान का खेती खराब हो गया। कोई बीमारी लग गई तो मामला गड़बड़ हो गया। तो इकोसिस्टम के जितने भी कंपोनेंट, जितने भी पार्ट हैं, हवा, मिट्टी, पानी, पशु पक्षी, प्राणी, वो सब एक निश्चित मात्रा में रहने चाहिए और सब एक काम करते रहने चाहिए। अगर इनमें सब में व्यवस्था बनी रहेगी तो इकोसिस्टम लंबा चलेगा, अदरवाइज व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। और ये जो इकोसिस्टम है, इसके जितने भी अंग हैं, ये अपने परिवेश से, मैंने कहा ना, सतत अंतरक्रिया बता चुका हूँ। खैर, कहने का मतलब ये है कि जो भी इकोसिस्टम है, बात इकोसिस्टम की समझे ना, चाहे वो आपका गमला हो, चाहे आपका छोटा सा गार्डन हो, एक बागीचा हो, चाहे बड़ा से बड़ा डैम हो, पूरा का पूरा समंदर, पूरी की पूरी पृथ्वी, ये सब इकोसिस्टम के ही उदाहरण हैं। तो अब ये जो इकोसिस्टम है, ये लगातार अपने एनवायरनमेंट या परिवेश से अंतरक्रिया, इंटरेक्शन करता है, ठीक है ना। फिर ये इकोसिस्टम बंद भी हो सकता है और खुला भी हो सकता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन इकोसिस्टम और क्लोज इकोसिस्टम, अब यहीं पे थोड़ी देर रुक के बात करूंगा मैं। ओपन इकोसिस्टम और क्लोज इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, तो आप देख रहे हो ना, एक कांच का बॉक्स होता है जिसमें मछलियां पालते हैं, एक्वेरियम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, है ना। तो उसमें हम हालांकि ऑक्सीजन तो देते रहते हैं उसको लगातार, वो जो उसके अंदर बुलबुले उठते हैं ना, ऑक्सीजन हम देते हैं ना, उसी के बुलबुले होते हैं, है ना, एक्वेरियम। लेकिन वो बंद इकोसिस्टम है, वो अपने आसपास के परिवेश से किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, वो बंद इकोसिस्टम का उदाहरण है। इसके अलावा बाकी सब खुले इकोसिस्टम का उदाहरण है। हम लोग भले ही यहाँ पर अंदर बैठे हैं, हम सूरज की रोशनी और हवा के संपर्क में नहीं है, लेकिन बाहर निकलेंगे हम, है ना। भले ही हम कितने ही बंद हैं यहाँ पर, लेकिन एक बार बाहर निकलेंगे, फिर भी हवा ताजी अंदर आ ही रही है। तो ये बंद ये खुले इकोसिस्टम का उदाहरण है ना। झील है, झील के चारों तरफ आपने खूब ऊंची ऊंची दीवार लगा दी है, हाँ भाई बाहर से पानी नहीं आने दूंगा, लेकिन धूप तो आ रही है, धूप आ रही है, हवा आ रही है, बारिश पड़ रही है, वो सब खुले इकोसिस्टम है, वो सारे के सारे खुले इकोसिस्टम है। तो एक एक्वेरियम जो है, मेरी समझ में आ रहा है, जो एक बंद इकोसिस्टम का उदाहरण है। इसके अलावा मशीनें बंद इकोसिस्टम का उदाहरण है ना। बाकी सब खुले इकोसिस्टम का उदाहरण है। जो जितना ज़्यादा खुला है, जीवन में भी आप देख लो, जिसके अंदर जितना ज़्यादा खुलापन है वो उतना ज़्यादा विकसित है। यूरोप देख लो आप, खुले देश हैं, किसी तरह की वर्जनाएं, सीमाएं नहीं है, लेकिन सभ्य भी हैं, ऐसा थोड़ी है सब सब में सभ्य भी हैं, उतने ज़्यादा डेवलप हैं। जहाँ जितनी बंदिशें हैं, वहाँ पर मामला उतना ही गड़बड़ा जाता है ना। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, तो यही तो कहते हैं भाई महिलाओं को आज़ादी दो। तो जो जितना आज़ाद है उतना ज़्यादा, लेकिन आज़ादी जो जितना आज़ाद है उतना ज़्यादा विकसित है ना, लेकिन जो आज़ाद है उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, और ये जो जिम्मेदारियाँ होती हैं यही उसकी आज़ादी पर सीमाएँ लगाती हैं, है ना। ओके, चलें साहब, तो बात कहाँ से आई थी, तो धान का खेत है, कोई झील है, तालाब है, जंगल है ना, समंदर है। सबसे बड़ा खुला इकोसिस्टम कौन सा विकास, सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा खुला इकोसिस्टम कौन सा, सबसे ज़्यादा खुला, समंदर, हाँ, जहाँ का भी पानी आ रहा है सब अल्टीमेटली उसमें आकर के मिल जा रहा। सबसे खुला इकोसिस्टम समंदर है, उसके बाद जंगल आ गए, जंगलों के बाद सागर आ गए, फिर झीलें आ गई, है ना, ये सब खुले इकोसिस्टम है। खेत हैं, बड़े बड़े खेत हैं, उसमें हालांकि हम खेतों में मेढ़े लगा देते, तार बाड़ लगा देते हैं कि नुकसान ना हो, लेकिन वो सारे के सारे खुले इकोसिस्टम हैं। अब कहते इसी पे रहते हैं ना, इससे दाएं बाएं विचलन नहीं करते, ठीक है ना। उसके बाद इकोसिस्टम बंद भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है। फिर मैंने लिखा, जब तक अंगों में अव्यवस्था या बाहरी हस्तक्षेप ना हो तब तक ये अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा, अपेक्षाकृत स्थिर। तो अपेक्षाकृत स्थिर का मतलब क्या है, टिकाऊ, मतलब उम्मीद है कि ये लंबा चलेगा। कोई आप सामान खरीद के लाए ना, एक दिन तो ख़राब होना ही है, लेकिन आप हेवल्स का लाइट ले आए तो इसका मतलब ये है कि उम्मीद है कि ज़्यादा दिन तक चलेगी, बशर्ते आपके यहाँ वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव ज़्यादा ना होता हो। तो उसी तरह से धान का खेत है, देखो आमतौर पर 6 महीने का सीजन है धान का, है ना, वो हमने माना है कि अच्छा खासा फसल आपको देगा। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए, है ना, बाढ़ आ जाए, भयंकर बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, कीड़ों का हमला हो जाए, कोई किसी बीमारी का हमला हो जाए, या उसमें किसी तरह के नई किस्म की घास निकल के आ जाए जो मरी ना रही हो, तो ये धान का खेत आपका गड़बड़ा जाएगा। इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कि जब तक उसके अंगों में अव्यवस्था ना हो। अंगों में व्यवस्था का मतलब ये हो सकता है, जैसे कि मान लो मिट्टी है ना, तो मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, मिट्टी में उपजाऊपन कम हो गया, अंगों में अव्यवस्था हो गई। पानी कम मिला, अंगों में अव्यवस्था हो गई। लंबे समय तक तेज धूप खिली, अव्यवस्था हो गई। लंबे समय तक धूप मिली ना, अव्यवस्था हो गई। पानी ना मिला लंबे समय तक, अव्यवस्था हो गई, है ना। तो समझ ना, जब तक सब कुछ सामान्य रहे, कहने का मतलब है जब तक उसके अंगों में अवस्था ना हो ये अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। लेकिन अगर इसके अंगों में अवस्था हो गई, कोई बीमारी लग गई, कीड़ा खा गया, है ना, या कोई रोग लग गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, उसके परिवेश में बदलाव हो गया, है ना, एनवायरनमेंट में बदलाव हो गया, या हमने बाहरी दखल दे दी। बाहरी दखल क्या, आग लगा दी,
घास के रूप में काट काट के ले गए उसको, है ना। मछलियां पकड़ने के लिए उसको तहस नहस कर दिया, होता है भाई, मछलियां पकड़ने के लिए उसको तहस नहस कर दिया, छुट्टी हो गई, आपका इकोसिस्टम ही वो नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया, भ्रष्ट हो गया, है ना। तो जब तक उसके अंगों में व्यवस्था नहीं होगी या बाहरी हस्तक्षेप ना हो तब तक वो अपेक्षाकृत स्टेबल रहेगा। अब धान का खेत जो है उसको कहाँ कहाँ से एनर्जी मिल रही है भाई, एक तो सोलर एनर्जी मिल रही है ना। उसके अलावा हम उसको पानी दे रहे हैं, सिंचाई दे रहे हैं ना, पानी में भी बह करके भाई बाढ़ के मैदान से पानी बह करके आ रहा तो अपने साथ बहुत सारे खनिज लवण लेकर आ रहा है, वहाँ से भी ऊर्जा मिल रही है। इसके अलावा उसको हम पानी दे रहे हैं तो मिट्टी में जो घुले खनिज लवण हैं वो जड़ों से, वो भाई पानी किस लिए हम दे रहे हैं भाई, पानी हमने दिया तो मिट्टी जो है वो कीचड़ हो गई, उसमें जलों में जो उसमें मिट्टी में जो घुले हुए खनिज लवण हैं उनको जड़ें आसानी से सोख ले रही हैं, वो चल रहा है। मिट्टी में तमाम तरह के खनिज पदार्थ हैं जो उसे ऊर्जा दे रहे हैं, सोलर एनर्जी उसे मिल रही है, हम उसे खाद दे रहे हैं, गोबर की खाद या यूरिया खाद, तमाम तरह की उसको हम खाद दे रहे हैं। इसके अलावा उसमें तमाम तरह के सड़े गले जीव जंतु मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, वो भी तो खाद का काम कर रहे हैं उसमें, है ना। जानवर हैं, इंसान हैं, उसमें मल मूत्र त्याग रहे हैं, वो भी उसको ऊर्जा एनर्जी दे रहे हैं, समझ रहे ना। बाढ़ आई है, बाढ़ के साथ पानी जो बह कर आ रहा है अपने साथ तमाम तरह के खनिज लवण लेकर आ रहा, सीरीज लेकर, वो भी उसको ऊर्जा दे रहे हैं। अलग अलग तरह के सोर्सेज से इसको ऊर्जा मिलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है इसके एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में? सोलर एनर्जी। ध्यान रखना, मैंने यहाँ भी लिखाया था, ये जो ऊर्जा पिरामिड, ये फूड चेन आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी, ठीक है ना। किसी भी फूड चेन में या किसी भी इकोसिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है सोलर एनर्जी, सबसे महत्वपूर्ण अंग है सोलर एनर्जी, दूसरे नंबर पर प्रोड्यूसर या उत्पादक या प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, अब यानी कि इसको ये अलग अलग सोर्सेज से इसको एनर्जी मिलती है, विविध प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं इसके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो सोलर एनर्जी है, ठीक है ना। ये लगातार गतिशील रहता है, जब तक धान का खेत पूरी तरह पक नहीं जाएगा लगातार ग्रो करता रहता है। गतिशील का मतलब इसके आपस में एक दूसरे के अंगों में भी इंटरेक्शन होता है और ये अपने परिवेश से भी इंटरेक्शन करता है, ठीक है ना। अब आप समझते ना वाटर साइकिल, सुना, जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, इसकी बात अलग से कर लेंगे कभी। जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, अलग अलग तरह के चक्र हैं, तो इन सभी चक्रों का मेल है ये भाई। इसमें वाटर साइकिल भी चल रहा है, इसमें कार्बनिक साइकिल भी चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन साइकिल भी चल रहा है, उन सभी का ये मेल है, ठीक है ना। अब ये छोटा भी हो सकता है, जैसे एक गमला, छोटा इकोसिस्टम जैसे कि आपका एक गमला या आपकी गौशाला, और बहुत बड़ा इकोसिस्टम पूरा का पूरा पृथ्वी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी एक, है ना, पूरा का पूरा बायोस्फीयर भी हो सकता है। बहुत छोटा भी हो सकता है इकोसिस्टम और बड़े से बड़ा इकोसिस्टम भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हाँ, यहाँ पर बात आई ना उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? अभी उसके बाद इसमें आएगा नेट प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादकता क्या मतलब क्या है? अभी मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले बताया था जैव भार या बायोमास। बायोमास या जैव भार का मतलब क्या है कि किसी भी इकोसिस्टम या किसी भी फूड चेन में जो भी नया कार्बनिक पदार्थ पैदा हो रहा है, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो या प्लांट्स हो, उसी को तो हम कहते हैं जैव भार। तो समय के साथ किसी भी इकोसिस्टम में जितना ज़्यादा बायोमास बढ़ रहा है उसी को उसकी हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। अब देखो, प्रोडक्टिविटी और उत्पादकता, एक हिंदी का शब्द एक इंग्लिश का, दोनों मिल गए तो एक नया शब्द आ गया, प्रोडक्टावटा आ गया, क्या आ गया? प्रोडक्टावटा हो गया, ठीक है, थक गए सुबह से लगे में। तो उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। देखो, जैसे कहते हैं ना भाई, खेत में बढ़वार अच्छी हो रही है ना, या गायों में भैंसों में बढ़वार अच्छी हो रही है, तो भैंसे भाई समय के भैंसे दूध भी दे रही हैं और बच्चे भी दे रही हैं, बढ़वार हो रही है खूब, है ना। बकरियों में बढ़वार हो रही है, उसी तरह खेत में बढ़वार हो रही है, मतलब खेत अच्छे कल्ले दे रहा है, ग्रो कर रहा है तेजी से। उसी तरह से जब खेत अच्छे कल्ले दे रहा है तो उसके अंदर सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब नए पैदा हो रहे हैं, घास फूस पैदा हो रही है ना। तो वही तो है जैव भार, वही प्रोडक्टिव हो रही है। अगर ये अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो खराब है। लेकिन समय के साथ, प्रति इकाई समय में किसी भी इकोसिस्टम में जो जैव भार है, बायोमास है, उसकी जो ग्रोथ रेट होती है उसी को हम कहते हैं उसकी उत्पादकता। तो जितना सुव्यवस्थित होगा उत्पादकता उतनी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा उत्पादक इकोसिस्टम कौन सा है? तौसुम बताएंगे, सबसे ज़्यादा उत्पादक इकोसिस्टम कौन सा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। अगर देखो, यही तो ना कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं आपसे पूछता कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता किसमें मिलती है तो आप कहते सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। अरे वही भाई, जैव विविधता ही तो बढ़ रही है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव या सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला हो गया आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। समुद्र के वर्षावन, मूंगे की चट्टानें। आप सुन रहे हैं सर? क्या गए? ठीक है, जाने दो। ओके, आप इधर ध्यान दो, उधर जाने दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो हमारी क्लास में पीछे सोफे लगे हुए हैं
और क्योंकि हम दिन दिन में पढ़ते हैं तो हम सोने की सुविधा भी दे देते हैं कि अगर तुम थक गए हो तो पीछे चुपके से झपकी ले लो, ठीक है। हाँ, बहुत ही फ्रेंडली क्लास है हमारी, है ना। चलें आगे। तो हाँ, ये समय के साथ जो बायोमास की जो ग्रोथ रेट होती है उसे हम कहते हैं उत्पादकता। अच्छा, अब ये उत्पादकता किस पर डिपेंड है? विकास सिंपल सी बातों में, सिंपल सी भाषा में, धान के खेत में खूब अच्छी पैदावार होगी, है ना, या मछली का तालाब है उसमें खूब अच्छी पैदावार होगी, किस पर डिपेंड है? पानी भरपूर रहना चाहिए उसमें, है ना, और जो खाद पानी है वो मिलना चाहिए, मछली को चारा मिलना चाहिए, और उसका आकार भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना तालाब का। जितना बड़ा तालाब होगा मछलियाँ उतनी ज़्यादा बड़ी होंगी, छोटा तालाब छोटी मछलियाँ होंगी, है ना। इसके अलावा सनलाइट भरपूर मिलनी चाहिए, है ना, और भी जो जरूरी चीज़ें हैं, बाहरी दखल नहीं होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी या बायोमास उसका बढ़ जाएगा। उसी तरह धान का खेत है, पानी समय पे मिले, दवाई समय पे मिले, खाद समय पे मिले, जमीन उपजाऊ हो, है ना, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, पैदावार अच्छी होगी। तो उसी तरह से वो कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड है? एनर्जी सप्लाई, यानी कि ऊर्जा। हमें ऊर्जा किस रूप में मिल रही है? भोजन के रूप में, है ना। अब मुझे खाना ना मिलता दोपहर में 2 बजे तो मैं टिक पाता अभी तक? मैं कहना घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, थक गए यार, है ना। खाना खा लिया और जम के खाया, देखो, है ना, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है ना। तो एनर्जी सप्लाई, एनर्जी लगातार मिलती रहे, है ना। झील है तो उसे पानी लगातार मिलता रहे, झील तालाब, है ना। और धान का खेत है, गेहूं का खेत है तो उसे पानी और खाद मिलता रहे, एनर्जी सप्लाई मिलती रहे। अब उसमें उस एनर्जी का यूज़ करने की भी क्षमता हो। पता चला हमने खाद खूब दे दिया, पानी खूब लगा दिया, मिट्टी बंजर है, मिट्टी अनुर्वर है तो क्या हो जाएगा, है ना। जो तालाब है उसमें सवाल पैदा ही नहीं हो रही तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो जो इकोसिस्टम है उसमें ये क्षमता भी हो कि उस एनर्जी को उपयोग कर सके, उस एनर्जी को उपयोग में ला सके, ठीक है ना। ठीक है साहब। अच्छा, अब जीवन चक्र की अगर बात करें तो जैसे आप देखें ना, जैसे बेटा मैंने तुम्हें गेहूं के खेत का एग्जाम्पल दिया या मछली के तालाब का एग्जाम्पल दिया, तो मछली का नया तालाब आपने बनाया और मछली का बीज उसमें डाल दिया, शुरुआत हो गई। गेहूं बो दिया, शुरुआत हो गई। धान बो दिया आपने, शुरुआत हो गई। तो इकोसिस्टम शुरू हो गया। ये इसकी शुरुआती अवस्था है, इकोसिस्टम की शुरुआती अवस्था। जैसे जैसे ग्रोथ होगी एक पीक पे पहुंचेगा। पीक पे पहुंचने का मतलब है खूब बड़ी बड़ी मछलियां हो गई, इतनी बड़ी बड़ी हो गई वो उछल रही हैं, आपको दिखाई भी दे रही है ना। और धान गेहूं पीक पे कब पहुंच गए? जब पक गए, पीक पे पहुंच गए। अब पीक पे पहुंचने के बाद अब वो ढलान पाएंगे। अगर आप धान गेहूं नहीं काटोगे धीरे 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 वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। मछलियां अगर नहीं पकड़ोगे आप, उसमें से मछलियां अगर आप नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खाएंगी। उसके बाद बड़ी मछलियों को चारा नहीं मिलेगा, वो उसी में मर जाएंगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, बड़ी मछलियां मर जाएंगी, अल्टीमेटली दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह से हम अपने शरीर की बात करें ना, हम पैदा हुए, शुरुआत हुई, जवानी हमारा पीक है, जवानी जो है हमारा पीक है, उसके बाद ढलान शुरू हो जाता है। वही कहते हैं चढ़ता सूरज चढ़ते चढ़ते ढलता है, ढल जाएगा, है ना। ओके, तो जीवन चक्र, प्राथमिक अवस्था, फिर परिपक्व मैच्योर या पीक अवस्था। जवानी जो है मैच्योर है ना। हालांकि अब लोगों को जवानी में मैच्योरिटी नहीं आती है, मैच्योरिटी आती है 40-45 साल की उम्र में। उससे पहले हट जा, मार दूंगा, काट दूंगा, है ना। फिर 40-45 में अरे नहीं छोड़ो, नहीं, झगड़े का कोई फायदा नहीं है, झगड़े का कोई फायदा नहीं है ना। यही होता है ना, यही मैच्योरिटी है ना। ओके, फिर पतन की स्थिति आ जाती है। ओके, चरम क्या है? जो पीक स्टेज है वो सबसे ज़्यादा स्थिर है। देखो होता ना जवानी में, है ना। अब देखो मुझे ठंड लग रही कहीं, अब तुम देखो बच्चे एकदम से ठंडी, तुम मेरे सोचिए तो हो, ठंडी ठंडी, वो बुजुर्ग बैठे हैं देखो कंबलों में पड़े, है ना, हाँ, देखो वो कंबलों में पड़े हैं बुजुर्ग, है ना। तो लेकिन मैं जवान हूँ तो मुझे मौसम के बदलाव का ज़्यादा असर नहीं हो रहा, है ना। बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं और बुजुर्ग उधर कंबल में पड़ रहे हैं। सर मैं आपको दिखा नहीं सकता, हमारे यहाँ सोफे पर कंबल में लेट के पढ़ाई की सुविधा भी है, दिखा नहीं सकता वैसे, चलिए खैर देख रहे हो आप। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा स्थिर होता है जवानी, पीक अवस्था, है ना, उस पर बहुत ज़्यादा छोटी मोटी बीमारियों का असर भी नहीं होता। कोविड में ज़्यादातर लोगों की जो डेथ हुई बुजुर्ग लोगों की और बच्चों की, जवान लोग फिर भी कोविड में बचे रहे थे, है ना। ठीक है साहब, आगे चलें। अब ये एनर्जी पिरामिड की बात हो गई हमारी, है ना। अब यही पे एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? हक्सले ने। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किया हक्सले ने। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल किया सबसे पहले एजी टेंसले ने। उसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया फूरियर ने। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो इस्तेमाल किया सबसे पहले फूरियर ने किया। बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो इस्तेमाल किया सबसे पहले डब्ल्यू.जी. रोजेन ने। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया डब्ल्यू.जी. रोजेन ने। और किसी पब्लिकेशन में इस शब्द का इस्तेमाल जो सबसे पहले किया विल्सन ने। और हॉट स्पॉट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? मायर्स था, क्या था? मायर्स, हाँ। हॉट स्पॉट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था मायर्स ने। ठीक है, ओके।
तो हमारा जो इकोसिस्टम वाला मसला था, इन्वायरमेंट वाला मसला था, ये कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन इसको मैंने टाइटल जो है इन्वायरमेंट ही दिया है। तो अब ये 5वां छठा पार्ट है हमारी वीडियो का। तो जो भी पार्ट है आगे मैं इन्वायरमेंट की ही बात लेकर के चलूँगा। फिलहाल ये सेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।